नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को गुरुवार को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया। 2 आतंकवादियों इरफान और हमीमुद्दीन जो उसके साथी थे दोषी करार दिए गए और उम्र कैद की सजा हुई है। तीनों 6 दिसंबर 1993 यानी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की बरसी के दिन लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में कोर्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में इन्होंने सिलसिलेवार बम धमाकों का अंजाम दिया था। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो जयपुर जेल में पहले से बंद हैं। सबूतों के अभाव में टाडा कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ देते हुए अब्दुल करीम टुंडा को 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में बरी कर दिया और उसके खिलाफ अन्य प्रकरण में वांछित न होने पर रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। टुंडा आईएसआई से ट्रेनिंग के बाद लश्कर से जुड़ा था, नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। कोर्ट के फैसले के बाद टुंडा के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जांच में खामियां छोड़ी थी और सबूतों का अभाव था। टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी, उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में टुंडा को ही बेस बनाया था। सीबीआई की दलीलें थी कि टुंडा ने ही अन्य दोषियों को बम बनाना सिखाया। डॉक्टर बम भी कहते थे। टुंडा का नाम प्रचलित था इस नाम से। सीबीआई ने टुंडा को ही मास्टरमाइंड बनाया था, लेकिन 30 साल बाद आलम यह रहा कि सीबीआई उसके खिलाफ सबूतों को पेश नहीं कर सकी और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। तो गवाहों ने भी अब्दुल करीम टुंडा के किसी भी प्रकार के क्राइम में शामिल होने की जानकारी नहीं दी। अदालत में साबित नहीं हो पाया। निश्चित रूप से सीबीआई पर भी सवाल है इस पूरे सीरियल ब्लास्ट की घटना को लेकर। 30 साल बाद जिसे मास्टरमाइंड कहा गया, जिसके तार आईएसआई से जुड़े बताए गए, पाकिस्तान से जिसे आतंकवादियों की सूची में रखा गया भारत लाने के लिए, उसे अब बरी कर दिया कोर्ट ने। निश्चित रूप से एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको लेकर भी सवाल है और सीबीआई जो बड़ी एजेंसी है देश की, उसको लेकर भी सवाल है। इस पर आधे घंटे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और पवन अटारिया, अजमेर में जो टाडा कोर्ट में फैसला हुआ है वहां भी पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ेंगे और इकरान शर्मा हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर स्टूडियो से जुड़ेंगे। पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में आज कुछ क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा। और इरफान को आजीवन कारावास दिया गया है और टुंडा को बरी किया गया है। क्या दलीलें रही कि टुंडा को बरी कर दिया गया, क्या कारण रहा? वो पूरा फैसला पढ़ने के बाद बताया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है, तो देखा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा क्या है। और इन दोनों को, जो इरफान और अमीरुद्दीन, इनको दोषी करार दिया गया और टाडा एक्ट की धाराओं में 307 आईपीसी व 120 बी, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 और लोक संपत्ति अधिनियम की धारा 4, इन सब के तहत इनको आजीवन कारावास, सबको सजा, सारी सजाएं साथ चलेगी दोनों की। ये लोग कितने साल से जेल में दोनों? ये दोनों करीबन अलग अलग है, 2010 और 2015 से। बाकी साहब, क्या कारण रहा कि दोनों को सजा हुई है और करीम को रिहा कर दिया है? वो कोर्ट एक बार निर्णय देखने के बाद पता। टोटल कितने आरोपी है पूरे मामले की अगर बात करें? जब से लेकर 2004 में भी एक फैसला है, आरोपी थे। पहले 15 या 16 को सजा पहले हो चुकी है, जो मुझसे पूर्व जो थे 2004 में हुई थी। उसके बाद इन 3 पर ट्रायल चली है। इन 3 की लगातार ट्रायल चलती रही थी और आज माननीय न्यायालय ने इन दोनों को उम्र कैद। मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय ने आज ये फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। तो शफकत सुल्तानी टुंडा के वकील थे। उनका कहना है कि किसी भी तरह के चार्जेस नहीं रुक पाए टुंडा पर और कोर्ट को बरी करना पड़ा। सीबीआई पर निश्चित रूप से सवाल भी वो खड़े कर रहे थे।
अब सीबीआई के बहाने निश्चित रूप से एक सवाल तो है कि पूरे सिस्टम पर भी सवाल है कि टुंडा जैसे बड़े आरोपी जो है बरी हो जाते हैं। इकरान शर्मा हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर स्टूडियो में मौजूद है, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। अब इकरान जी, समझना चाह रहा था मैं आपसे, 28 साल लग जाते हैं चार्जेस फ्रेम होने में टाडा कोर्ट में, हमीमुद्दीन के खिलाफ, इरफान के खिलाफ और टुंडा के खिलाफ। 30 सितंबर 2021 को चार्जेस फ्रेम होते हैं और फिर 30 साल बाद टुंडा छूट जाता है। कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो पक्ष सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा पाया, सबूतों के अभाव में टाडा कोर्ट को छोड़ना पड़ा। ना सिर्फ टाडा एक्ट बल्कि आईपीसी, जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे टुंडा के वकील, आईपीसी, रेलवेज एक्ट, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में सभी तरह से बरी कर दिया गया टुंडा को। 30 साल बाद ऐसे आरोपी का सुना जाना, कोर्ट की तरफ से उसे बरी किया जाता है। बतौर क्रिमिनल लॉयर आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, इसमें मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूँ, ये सिस्टम के ऊपर भी कहूँगा और बेसिकली टुंडा की तरफ से भी ये बात कहूँगा कि 30 साल जब लग जाते हैं और हमारे न्याय प्रणाली की जो प्रक्रिया है उसके बेसिस पे जब प्रूफ करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करने के जब इतना लंबा टाइम निकल जाता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो एक्विटल होता है या उसको गिल्टी किया जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि अगर हम पुराने रेशो को देखें तो जहाँ पे एक्विटल हो जाता है तो वहाँ पे आप ये देखिए, चिंता का विषय है कि जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसके 30 साल बर्बाद हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। मैं एक लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूं कि मैं, और ये चीजें बार बार चीजें आती जा रही हैं, लोगों का भी ये मानना है, लोगों का जस्टिस से के ऊपर से विश्वास क्यों उठता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी, अगर आप ठीक है रेमेडी है, लीगल रेमेडीज हैं, लेकिन उन लीगल रेमेडीज को लेने के लिए जब आप कोर्ट में जाते हैं और जब कानून का सहारा लेते हैं तो डिले इतना हो जाता है कि आदमी जो जाता है कोर्ट में वो हताश हो जाता है, और जब हताश हो जाता है तो बेसिकली डिले इन जस्टिस इज ए डिनायल ऑफ जस्टिस, ये मैक्सिम है। लेकिन हम लोग इस चीजों को मानते नहीं है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो आज एक्विटल हुआ, 30 साल बाद जो एक्विटल हुआ, उसमें कहीं ना कहीं चिंता का विषय यह है कि जो प्रोसिक्यूशन था, जो सीबीआई थी, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशंस किए थे या एलिगेशंस जो किए थे, जिसके बेसिस पे जो टुंडा को इन्होंने एक्यूज माना था, वो कहीं ना कहीं प्रूव नहीं कर पाए, या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, चाहे वो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे, उसके बेसिस पे वो प्रूव नहीं कर पाए, और वो जब प्रूव नहीं कर पाए तो उसको एक्विटल किया गया। जहां पे हमें सबसे पहले ये देखना है, और ये अकेला टुंडा का मैटर नहीं है, इसमें एक्विटल या डिस्चार्ज या गिल्टी का मैटर नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जहां पे आप जो भी क्राइम होता है उसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल नहीं होगा तो आप ये चीजें अक्सर आती रहेंगी। और एक बात और बोलूंगा अभी मैं आपसे, क्योंकि अभी तो ऑर्डर नहीं आया है, हमें ऑर्डर के बारे में अभी तो सिर्फ यही पता है कि ठीक है, इसको जो है टुंडा को एक्विटल कर दिया है। लेकिन आप ये देखिए, जो विटनेसेस होंगे सीबीआई के, जो 30 साल की बात आप करते हैं, तो 30 साल में जो विटनेसेस होंगे इस इन्वेस्टिगेशन जो जिन्होंने की होगी, मुझे ये भी नहीं पता कि उन इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने उस समय की थी या जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस की थी टुंडा के खिलाफ, और जो चार्जशीट फाइल हुई थी, उसमें से कितने विटनेसेस जो है प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में लाए होंगे, क्योंकि 30 साल का जो वक्त है बहुत बड़ा वक्त है। उसमें कई लोग रिटायर हो गए होंगे, कई लोग उसमें से जो विटनेसेस होंगे, किसी की डेथ भी हो गई होगी, या किसने विटनेसेस, क्योंकि आप देखिए आज अगर जो बात करते हैं, आज जो वारदात हुई है, आप 1 साल पुरानी बात कर रहा हूं, किसी भी जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे अगर पूछूं कि 1 साल पहले आज ही के दिन क्या हुआ था, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके साथ ये हुआ नहीं है, उनके साथ हुआ है, लेकिन वो बता नहीं पाए क्योंकि मेमोरी जो होती है वो बड़ी शॉर्ट होती है। अब आप ट्रायल को 30 साल तक ले जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उसको प्रूव करने के लिए इतना लंबा समय खींचेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी आती रहेंगी। तो क्या माना जाए इकरान जी, जो जिन लोगों की मौत हुई इन सीरियल ब्लास्ट में, 5 शहरों में ब्लास्ट हुए थे, बड़ी घटना थी, और उसके बाद तो कहें कि देश ने कई सीरियल ब्लास्ट देखे, और 33 मामले हैं इस तरह के, और 40 बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपी माना गया टुंडा। तो बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि किसी तरह का कोई एक आम बैकग्राउंड है, कोई क्लीन बैकग्राउंड है और इस तरह का पहला केस था। इसकी इस तरह के एक पैटर्न था इसको लेकर के, और दूसरा कोई कहेंगे एक लाइफ टर्म भी अभी ये काट रहा है किसी दूसरे मामले में। पाकिस्तान से जब मांगा गया संसद हमले के बाद में आतंकवादियों की सूची में इसका नाम शामिल होता है, नेपाल बॉर्डर से इसे गिरफ्तार किया जाता है, बॉम्ब बनाने के लिए डॉक्टर बॉम्ब भी इसका नाम रखा गया, जो हाथ गंवाना पड़ा वो बॉम्ब बनाने के चलते गंवाना पड़ा। बहुत सारे साक्ष्य कहें कि इस तरह से पब्लिक डोमेन में बहुत सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, रिपोर्टेडली कई मामलों में इसका नाम है, उसके बावजूद
इस उम्र तक आकर भी इतने बड़े मामले में सजा नहीं हो पाना, और क्योंकि वो दौर था जब देश बहुत इस तरह के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद में बॉम्बे ब्लास्ट हो, ये सीरियल ब्लास्ट हो, फिर 96 का ब्लास्ट हो, 97 के ब्लास्ट हो, कुछ इसी तरह के एक ब्लास्ट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट किया गया, इसको अक्विटल भी हुआ था इसी तरह के एक ब्लास्ट के केस में। तो क्या वाकई एक पूरी तरह से ओवरऑल रिव्यू करने की जरूरत है? टाडा हालांकि अब नहीं है, अब यूएपीए का दौर है। क्या इस तरह के जो कानून है, विशेष तौर पर अदालतें भी बनाई गई, अजमेर में उस तरह की एक और टाडा अदालत मुंबई के बाद में बनाई गई, लेकिन इतने बड़े आरोपी होने के बाद इतने बड़े मामलों में छूट जाना पूरे सिस्टम पर तो सवाल है ही, जैसा आपने जिक्र किया, आगे के लिए एक नज़ीर भी है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इतने बड़े एलिगेशंस के बाद में छूट जाना ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करता है बहुत सी चीज़ों पे। जैसे आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्या की, उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या था, उन्होंने किन किन पहलुओं को जो है छोड़ दिया या किस पे उन्होंने जो है एक्टिव मोड पे काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये देखिए ब्लास्ट की बात देखिए, 9 जो सीरियल किलर जो ब्लास्ट हुए इसके बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ये दिखाया गया जो प्रोसिक्यूशन कहता है और जो देश मानता था, उस सब इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जो ये एक आईना दिखाया कि ये जो था कहीं ना कहीं रिप्रिकॉशन था बाबरी मस्जिद का, उसके बेसिस पे सीरियल ब्लास्ट हुए। और टुंडा की अगर बात करते तो एलिगेशंस ये रहे कि ये मास्टरमाइंड है, ही बेसिकली इनको बॉम्ब बनाने की जो विधि है वो इनको पता थी और इन्होंने जो है कई ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी कि बॉम्ब कैसे बनते हैं, और उन्हीं बॉम्ब्स के बेसिस पे जो सीरियल ब्लास्ट हुए, वो जो बॉम्ब्स के जो इस्तेमाल हुआ और जो लोगों ने जो इसको ब्लास्ट किया, जो प्लांट किए गए लोगों ने, वो कहीं ना कहीं इनकी ट्रेनिंग के माध्यम से ही सब हुआ था। ये एलिगेशंस था, और ऐसा नहीं है कि अभी और केसेस नहीं चल रहे हैं, केसेस इनके और भी चल रहे हैं। बात वो नहीं है कि ठीक है, मुद्दा सिर्फ इस बात का आ रहा है कि जो अजमेर में जो चार्जेस इनके ऊपर फ्रेम किए गए थे टाडा कोर्ट ने, उस केस में अगर बात करें तो उस केस में इनको जो है दोषी नहीं माना गया। तो चिंता का विषय सिर्फ एक केस पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे और अदर केसेस भी पड़े हुए हैं, अभी और केसेस चल रहे हैं और कई केसों में इनको कन्विक्शंस भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन मेन बात यह है कि कानून प्रक्रिया पे लोगों को एक विश्वास करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, और जहां पे एविडेंसेस नहीं है वहां पे उनको छोड़ा भी जाता है, और जहां पे एविडेंसेस ये शो करते हैं कि इसने ये गुनाह किया है तो वहां पे उनको सजा भी दी जाती है। अब पूरे प्रकरण को देखें अगर हम, तो पूरे प्रकरण में सिर्फ यही बातें आती हैं कि हमें डिले नहीं करना चाहिए। जहां पे आप ये देखें ना, 30 साल का 93 की बात है, इट्स मोर देन 30 ईयर्स नाउ। एब्सोल्युटली, आप ये मोर देन 30 ईयर्स में आप ये देखिए कि अभी तक आज ये फैसला आ रहा है, और आज ये देखिए कि फैसला आने के बाद जो हम जैसे सुन रहे हैं, लोग जो सुन रहे हैं, वो उनके ऊपर कानून के प्रति क्या आस्था रहेगी। अच्छा, आप टाडा कोर्ट्स बनाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बना रहे हैं, सरकार इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, जुडिशरी में जजेस की नियुक्ति इतनी ज़्यादा हो रही है, स्पेशल कोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है मैं मानता हूँ, लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट भी हो रहा है। और लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे हमें ये चिंता करनी पड़ेगी कि क्या जजेस जो हैं, अगर उनके पास 50 मसले आ रहे हैं या 60 मैटर्स आ रहे हैं तो उनकी डिस्पोजल रेट क्या है, पहला विषय। दूसरा विषय कि जब जजेस के पास एक मैकेनिज्म है तो जजेस क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास करते हैं, स्ट्रक्चर पास करते हैं कि ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है अगर किसी केस में लैचेस हो जाएं तो उनको एक बकौल उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन हो, उनको बताया जाए कि उन्होंने कहाँ कहाँ ये लैचेस किए और आगे केसेस में ऐसी चीजें ना की जाएं। और तीसरी बात ये देखी जाएगी कि जहां पे अगर प्रिमा फेसाई दिखता है कि ये है, इसमें एक्विटल के चांसेस हैं या इसके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस नहीं है, तो उनको 30 साल तक वेट क्यों किया जाए, उनको पहले ही छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जहां पे, और जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, देखिए हमने तो ये सुना था और हमने पढ़ा भी है कि जुडिशरी एक जो है समाज के लिए एक वॉचडॉग है, जो भी समाज में गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने का, उसके ऊपर एक तरह से उस पर कठोर कदम उठाने का या उसको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए जुडिशरी जो है हमेशा साथ में खड़ी रही है। तो मैं, ठीक है, ये फैसला हो गया, फैसला आया, हमें सबको, पूरे देश को जो है, क्योंकि इट इज़ ए रूल ऑफ लैंड, जो भी फैसला आया सबके लिए सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें और खुल के आ रही हैं, उस पर भी हमें मंथन करना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इवन जुडिशरी को, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को, क्योंकि देखिए अब सीबीआई की बात करते हैं आप, एक आम आदमी वो सीबीआई पे टिप्पणी उठाएगा कि शायद
वो ये नहीं बोलेगा कि इनके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस नहीं थे, वो ये कहेंगे कि सीबीआई ने जांच नहीं की या सीबीआई ने कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी किया तो इनके खिलाफ जो एविडेंसेस थे उनको दबा दिया गया। तो ऐसी बातें जो है ना हो भविष्य में, और एक गरिमा बनी रहे इन्वेस्टिगेटिंग टीम की और एक जुडिशरी की इन्वेस्टिगेटिंग टीम, मतलब सबकी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कानून के रक्षक हैं, उनका एक ऐसा सिस्टम जाए, एक ऐसा आईना दिखा सके कि लोगों को, देश की जनता को जो है उस पर विश्वास हो और उनको ये लगे कि अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ऐसी है जो उनके साथ खड़ी है। यहां पे समस्या ये आ रही है कि आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है अगर आप देखें, और ये इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल, जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं, सीबीआई जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और अभी भी लोग जब स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं होता तो मांग करते हैं, चाहे वो सरकारें हों या फिर स्थानीय प्रशासन या लोग, कि सीबीआई से इसकी जांच कराइए। लेकिन जब इस तरह के, अब जब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, अभी भी देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से सीबीआई जैसी एजेंसी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी। इकरान जी, पवन अटारिया हमारे सहयोगी मौजूद है, अजमेर में ही है जहां टाडा कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। पवन, जरा दर्शकों को ये बताइए कि अतीत हम काफ़ी जिक्र कर चुके हैं टुंडा का, अब निश्चित रूप से भविष्य भी जो है दर्शक जानना चाहेंगे कि इस मामले में, तो एक मामले में 93 सीरियल ब्लास्ट में तो अब अक्विटल हो गया उसका, दूसरे जो साथी हैं, इसके 2 साथियों को उम्र कैद सजा दी है, उनके लिए भी बताया जा रहा है उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पर अपील करने जा रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या आपके पास अपडेट, कब से, क्योंकि गाजियाबाद से लेकर गई थी पुलिस पिछले साल टाडा कोर्ट में टुंडा को, अब आगे क्या होगा वहां अजमेर में, ये दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए जो टुंडा के जो वकील हैं विनीत वर्मा जी और अब्दुल रशीद जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन पर टुंडा पर जो आरोप लगे थे उस पर सीबीआई एक भी प्रकरण में उन पर आरोप साबित नहीं कर पाई, जिसका जो रिजल्ट रहा वो ये रहा, माननीय न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए टुंडा को सभी आरोपों से आरोप मुक्त कर दिया, और वह 1-2 दिन जो कागजी कार्रवाई है अजमेर सेंट्रल जेल की, वहां पर उसकी कागजी कार्रवाई होने के बाद, बेल बॉन्ड भरने के बाद वह रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद तुरंत उसको जो टुंडा को गाजियाबाद पुलिस गाजियाबाद ले जाएगी, क्योंकि वहां पर उसके खिलाफ एक अन्य प्रकरण विचाराधीन है, और पानीपत में 302 में ये हालांकि 302 में भी ये बरी हो रखे हैं, मगर दोनों के जो प्रकरण है वो चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, सीबीआई ने जो यहां पर जो लापरवाही यहां पर देखने को मिली, सबसे 2-3 मुद्दों में आपको बता दूं, सीबीआई ये साबित नहीं कर पाई कि टुंडा का सीरियल बम ब्लास्ट में फिजिकली इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं था। हालांकि ये साबित नहीं कर पाई। एक बिंदु यह है, टुंडा के खिलाफ सीबीआई द्वारा पूरक आरोप पत्र, जिसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं, वो भी पेश नहीं कर पाई। और जैसे कि सीबीआई ने जैसे जैसे इस सीरियल बम ब्लास्ट में आरोपी पकड़े थे, सबसे पहले चार्जशीट 11 लोगों के खिलाफ पेश की गई थी, फिर 2 लोगों के खिलाफ पेश की गई थी, जैसे जैसे गिरफ्तार हुए थे फिर 2 लोगों के खिलाफ हुई थी, फिर 1 के खिलाफ हुई थी। और ऐसे में जब बात करें टुंडा की, तो टुंडा के जो सेपरेट चार्जशीट है, टुंडा के खिलाफ सेपरेट चार्जशीट भी नहीं पेश की गई, जिसका लाभ टुंडा को मिला और आज वह सभी आरोपों से बरी हो गया। सबसे बड़ी बात, जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिस टुंडा को गिरफ्तार किया था, जिस टुंडा के बारे में जो जांच कर रहे थे अधिकारी, वो भी आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए। तो ये सभी तथ्य थे जिसका लाभ टुंडा को मिला जी। निश्चित रूप से बिल्कुल ये बड़ी बात है कि वो अधिकारी तक पेश नहीं हो पाए, और अब जो आगे का होगा उस पर कम से कम लोगों की उम्मीद होगी, जो बाकी केसेस हैं उसमें इस तरह के आरोपी को, क्योंकि बड़े मामले हैं पवन, ये इस तरह से सीधा का सीधा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, टाडा मामले लगना, वो बड़े गंभीर मामले होते हैं। इकरान जी के पास लौटेंगे। इकरान जी, दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो करीब करीब 20 केसेस इसके खिलाफ थे, और चार में चार्जशीट फाइल हुई। सदर बाजार 97 करोल बाग का 97 का, हालांकि 3 साल बाद जो है ट्रायल के कोर्ट ने टुंडा को क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन जो सवाल अभी पवन जो कह रहे थे उसी बात से मैं उठाना चाहूँगा कि जिन लोगों को वाकई आना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कोर्ट ने बुलाया है
और कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि उनको प्रेजेंट होने का, और अगर वो फिर से नहीं प्रेजेंट हो रहे, उसके बावजूद प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस बात पे कोई ना कोई टिप्पणी दी होगी, ऑनरेबल कोर्ट ने कोई ना कोई टिप्पणी दी होगी या कोई एक्शन जरूर लिया होगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो अगर सपोज कर लीजिए कोर्ट में ऐसे सेंसिटिव मामलों में अगर नहीं पेश होती तो ये चिंता का विषय, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे ये भी आभास होता है जनता को, देखिए ये समाज को, ये सारी न्यूज़ समाज को जाती है, जनता को जाती है, और जनता हर चीज़ को जानने की कोशिश है, जागरूक भी है। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये मंथन, ये चीज़ें आती हैं कि शायद ये सब चीज़ें जो हैं, उन जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनको वो कानून की उनको कोई केयर नहीं है, या वो जुडिशल सिस्टम की केयर नहीं है, और जब वो ना वहाँ पर अगर सिस्टम में नहीं जा रहे तो ये एक गलत इंडिकेशन देता है। दूसरी बात, अगर जिस हिसाब से अभी आपने बोला कि दिल्ली में जो चीज़ें आई हैं, दिल्ली में एफआईआर हुई हैं, स्पेशल सेल ने जो की हैं वहाँ पे, ये जो देखिए अगर टुंडा का अगर आप देखें एलिगेशंस देखें, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्पेशल सेल हो, जहाँ पे भी मसले चल रहे हैं, मोस्टली जो उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस चले वो एलिगेशंस ये रहे हैं कि ही इज़ द मास्टरमाइंड। अब वो मास्टरमाइंड कैसा है इस पे जानने की कोशिश करेंगे। वो मास्टरमाइंड है कि वो बॉम्ब बनाने की टेक्निक जानता था, और जब वो बॉम्ब बनाने की टेक्निक जानता था तो वो अपनी टेक्निक को दूसरे लोगों को जो है देता था ताकि वो दहशत फैला सके, ठीक है। और अगर वो दहशत फैला सके, और जितने भी बॉम्ब्स हुए, जहां पे भी आप ये देखिए कि जहां पे भी ये बॉम्ब्स फटे गए, जहां पे भी अराजकता, ये जो देश में जो दंगे टाइप जिसको कहते हैं वो चीजें हुई, और लोगों में जो है डर और दहशत की भावना आई, वो सिर्फ इसी बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में। बिल्कुल, जो ओरिजिनेट डॉक्टर बॉम्ब जिसे कहा गया टुंडा की अवस्था, बिल्कुल। अब संक्षिप्त में आखिरी पड़ाव पर 20 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा शर्मा जी, जो कन्विक्शन रेट है ना सीबीआई को एंड पर, बल्कि जो यूएपीए जैसे कानून और पहले टाडा, तो उनमें काफी कम है। क्या इसको बड़े स्तर पर सुधारने की जरूरत है संक्षिप्त में? बिल्कुल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीबीआई की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो क्या है कि वो बहुत बल्कि फाइल्स बना देती हैं, पूरा का पूरा इतिहास लिख देती हैं कि क्या है क्या नहीं। मुझे लगता है कि वो जितना शॉर्ट होगा, छोटा होगा, और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी, तो ये सब चीजें आगे से नहीं होंगी, और गवाह वक्त पर मौजूद होंगे। ये बिल्कुल, गवाह मौके पे होंगे, और गवाह सबसे ज्यादा मौके पे नहीं होंगे, गवाह पुख्ता भी होने चाहिए। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया। विक्रांत जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, सारी जानकारियां साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले को बड़ी डिटेल में समझाने के लिए। अक्सर हम लोगों की क्षमताओं और अक्षमताओं के आधार पर ये राय बना लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अक्सर हम किसी व्यक्ति, इंसान की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शारीरिक, मानसिक और दूसरी तरह की क्षमताओं को, अक्षमताओं को नजरअंदाज नहीं कर पाते। hyundai और एनडीटीवी की साझेदारी में समर्थ दिव्यांगों के लिए समान अधिकारों की पहल है, और इस पहल का विश्वास ये है कि लोगों की दिव्यांगताएं ये परिभाषित नहीं करती कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हमारे सामने CSIR यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, राजस्थान के वैज्ञानिक अक्षांश गुप्ता। अक्षांश का जन्म सेरेब्रल पाल्सी के साथ हुआ था, और उनके आत्मविश्वास और मजबूत इरादों की कहानी है, आप भी जरूर देखिए।